वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है वो भारतीय संविधान की आज तीसरी क्लास होने वाली है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में कितनी प्रमुख समितियां बनी थी और उन प्रमुख समितियों में कौन कौन उनके अध्यक्ष रहे थे, और फिर पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल। तो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल, उस राष्ट्रमंडल में किस व्यक्ति पर कौन कौन से पद थे। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो हमारी पिछली क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन था, वो अंतिम क्वेश्चन यही था कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कब लागू किया गया, संविधान को कब लागू किया गया। तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो आज हम जान लेते हैं जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने आपको पूरी संविधान सभा के बारे में कंप्लीट बता चुका, जितनी भी बातें थी, लेकिन आज मैं आपको समझाने वाला हूं संविधान जो सभा थी, उस संविधान सभा के संविधान पूरा बनाने के बाद उस संविधान सभा का क्या कार्य रहा। तो लिखिए, संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के क्या क्या कार्य रहे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा का प्रमुख कार्य, तो स्वतंत्र यानी देश आजाद होने के बाद संविधान सभा ने एक संसद के रूप में काम किया था। स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में, पहली संसद यानी पार्लियामेंट स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। और वही संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, जिसको हम तिरंगा कहते हैं। तो संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या? अंतिम बैठक हुई थी, जिसको भंग कर दिया गया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिसोल्व। तो जिसे भंग कर दिया गया। और इसी दिन संविधान सभा के अंतिम बैठक में ही क्या क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जो आप जानते हैं, राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकंड होता है, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान किन शब्दों से शुरू होता है? जन गण मन अधिनायक की जय हो, यानी ये इन शब्दों से राष्ट्रीय गान शुरू होता है। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत 1 मिनट 5 सेकंड में गाने का समय होता है। जो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है कितने समय में? 65 सेकंड में।
जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। जो राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम, वो राष्ट्रीय गीत ही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन राष्ट्रीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया था। क्या? राष्ट्रीय चिन्ह भी इसी दिन अपनाया गया था। बात समझ में आ गई होगी। चले चाहिए, संविधान में टोटल कितने सेशन हुए थे? यानी संविधान जो बना था, उस संविधान बनते समय टोटल कितने सेशन हुए थे, या मैं हिंदी में कहूं तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन बहस हुई थी। बात समझ में आ गई होगी। इस साल अगर हम चले तो संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? जो हैंड राइटिंग में लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और संविधान को फूल पत्तियों से किसने सजाया था? वो नंदलाल बोस ने सजाया था। और मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से ये कहा था कि आप संविधान लिखने के लिए क्या खर्चा लोगे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये कहा था कि मुझे ऊपर वाले ने इतना खुश नसीब बनाया है कि मैं अपने देश का संविधान अपने हाथों से लिख सकता हूं, तो मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। सिर्फ इतना होगा, बशर्ते उसमें एक शर्त होगी कि संविधान अपने देश का संविधान में लिख दूंगा, लेकिन हर पेज के अंत में मेरा नाम जरूर होगा। लेकिन इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू मान लेते हैं और संविधान लिखवाया जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन दो व्यक्ति थे, एक थे जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। ध्यान से सुनना, जयप्रकाश नारायण, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू। ये दो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। बात समझ में आ रही होगी। यानी अगर हम इसे अंग्रेजी में लिखें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य ग्रहण नहीं की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम चले तो मैंने आपको यह भी बताया था, देखिए जिस टाइम देश में संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, कब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, तो उस टाइम कितनी टोटल रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? तो टोटल उस टाइम 552 रियासतें थी, लगभग 552 रियासतें। लेकिन सभी रियासतों ने भाग ले लिया और कुछ 3 रियासतें एक ऐसी थी जिन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि नंबर 1 जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार किया था। और जूनागढ़ जो देशी रियासत थी, ये जूनागढ़ का जो राजा था वो ये चाहता था कि मैं एक अलग देश बनाऊं। क्या? मैं एक अलग देश बनाऊं। लेकिन
यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रियासत में इलेक्शन करा देते हैं। जो जूनागढ़ का राजा था, वो जूनागढ़ का राजा था कौन? यहाँ का राजा था जूनागढ़ में पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ में क्या कराते हैं? चुनाव। और ये कहते हैं पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं कि हम चुनाव कराते हैं जूनागढ़ में, अगर यहाँ की जनता ये कह दे कि हाँ हम अलग देश बनाना चाहते हैं तो आप अपना देश अलग बना लीजिए। लेकिन यहाँ जो जनता थी, वहां की जनता हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी और राजा मुस्लिम था, ठीक है। लेकिन यहां जूनागढ़ कैसा? जूनागढ़ को चुनाव कराने के बावजूद वहां की जनता ने अलग देश बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए जूनागढ़ को मिला दिया गया इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान। एक दूसरी रियासत थी, दूसरी रियासत कौन सी थी? तो आप सुनिए, हैदराबाद। हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो राजा था उस टाइम, हैदराबाद का राजा था निजाम। कौन? निजाम। तो निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपना एक अलग देश बनाना चाहता हूं। जब निजाम ने अपना देश अलग बनाने की बात कही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह सोचा, क्योंकि हम एक अलग देश नहीं बनाने देते। उसमें भी रीजन क्या था? उसमें रीजन ये था कि हैदराबाद भारत के मध्य में पड़ रहा है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ भी भारत के राज्य और यहाँ भी राज्य, ये अलग एक हैदराबाद अलग देश बन जाए, फिर यहाँ भारत के राज्य, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मजबूरी थी हैदराबाद को अपने देश में शामिल करने की। लेकिन जो हैदराबाद का राजा निजाम था वो चाहता था अलग देश बनाने की। अब हैदराबाद का जो राजा था निजाम, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा मुस्लिम थी। हैदराबाद के राजा निजाम ने कहा कि यहाँ चुनाव करा दीजिए जैसे आपने जूनागढ़ में कराए हैं। अगर चुनाव में जीत जाता हूं तो इसका मतलब यहाँ की जनता अलग देश बनाने के लिए राजी है, और अगर नहीं होती तो इसका मतलब तुम अपने देश में मिला लेना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह पता था कि अगर यहाँ चुनाव करा दिए तो यहाँ की जनता ज्यादा मुस्लिम है, जिसकी वजह से यहाँ अलग देश बनने की मांग उठेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग से काम लिया और सही निर्णय लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया था? उन्होंने यहाँ हैदराबाद में लाठी पुलिस चार्ज यानी लाठी चार्ज के द्वारा हैदराबाद को देशी रियासत में शामिल किया। तो क्वेश्चन यही बनता है, किस देशी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाठी चार्ज के द्वारा देशी रियासत में मिलाया गया था? तो किस देशी रियासत को? हैदराबाद को। हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाठी चार्ज के द्वारा देशी रियासत में मिलाया था। इसके बाद तीसरी कौन सी देशी रियासत थी? तो तीसरी देशी रियासत थी जम्मू कश्मीर। कौन सी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजा था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह, तो इसके बारे में सुनना। राजा हरि सिंह जो था, राजा हरि सिंह ने कहा कि मैं भी अपना एक देश अलग बनाना चाहता हूं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना किया। लेकिन राजा हरि सिंह अपनी जिद पर अड़े रहे, और जब जिद पर अड़े रहे तो एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाती है। क्या? पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, और जम्मू कश्मीर की सेना नागरिकों को जब एक तरफ से मारती हुई चलती है, तब राजा हरि सिंह भागे चले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चले आते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि आप मुझको बचाइए, यानी मेरे जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान की सेना बढ़ गई है और उसने वहां की जनता को
मार धाड़ फैला रखा है। तो आप कैसी भी कीजिए और जम्मू कश्मीर को बचाइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक मौका मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं जब भी बचा सकता हूं अगर आप हामी भरिए कि हम भारत में ही शामिल होना चाहते हैं। कहां? भारत में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हरि सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो इससे बढ़िया तो मैं मुकाबला कर सकता हूं पाकिस्तानियों से, और मैं मुकाबला करने पर ये तो है अगर वो भाग जाते हैं तो मैं अपना अलग देश बना लूंगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि देख लो आपकी मर्जी है, मैं पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से हरा देंगे और आज ही वापसी भगा देंगे, आप हमारे देश में शामिल होने पर एग्री हो जाइए। तो राजा हरि सिंह एग्री हो जाते हैं धारा 370 के तहत। कितने? जो आर्टिकल आपने पढ़ रखो, आर्टिकल 370 के तहत जिस टाइम जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन उसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 को 2019 में समाप्त कर दिया गया। अब जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एक अन्य राज्यों की तरह भारत में है। अब से पहले ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में जाकर हम कोई भी चीज या कोई भी शादी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि अब जम्मू कश्मीर में जाकर रह भी सकते हो, वहां शादी कर भी सकते हो, वहां व्यापार कर कुछ भी कर सकते हो। अब जम्मू कश्मीर अपना एक ऐसा राज्य बन गया है जैसे अदर और स्टेट है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐसे मिलाया गया था। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक अगर किसी कोई बात समझ में नहीं हो तो बताइए, कमेंट कीजिए किसी अगर कोई बात समझ में नहीं हो। ठीक है, तो चलें फिर इससे आगे चलते हैं। अब देखिए मूल संविधान में मूल संविधान में अब मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां? तो ये मूल संविधान की बात है, ध्यान देना। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद  या हम कह सकते हैं आर्टिकल। अनुच्छेद या आर्टिकल तो कितने हैं? 395। कितने? 395। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में ये कितने हैं? ये मूल में थे और प्रेजेंट में कितने हैं? तो प्रेजेंट में हम बात करें 465 प्लस हैं। कितने? 465 प्लस हैं, या हम कह सकते हैं 470। कितने? 470 अनुच्छेद वर्तमान में है। हम बात करें कुल अनुसूचियां, जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, तो कितनी थी अनुसूचियां? 8 थी। जो प्रेजेंट में 12 हैं। वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाग, कुल कितने भाग थे? कितने भाग थे? तो भाग थे जिसे हम बोलते हैं पार्ट, इसको बोलते हैं शेड्यूल। पार्ट कितने थे, यानी भाग कितने थे? 22। और प्रेजेंट में कितने भाग हैं? 25 भाग। बात समझ में आ गई होगी।
तो जल्दी नोट कीजिए, बहुत जल्दी नोट कीजिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो नोट ना कर रहा हो, नोट कर रहा हो सभी स्टूडेंट। नोट कर ले सभी ने? चलिए स्टार्ट है। देखिए मूल अनुच्छेद, जो मूल प्रतिलिपि थी, मूल अनुच्छेद में कितने आर्टिकल थे? 395। वर्तमान में कितने हैं? 470। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हैं? 12। कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। तो चलते हैं इससे आगे। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अन्य महत्वपूर्ण समितियां। इसके बारे में जो उस टाइम संविधान सभा थी, कितनी समितियां बनी थी, तो कुछ उनमें महत्वपूर्ण समितियां के बारे में पढ़ लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण समितियां, महत्वपूर्ण समितियां, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब देखना कौन कौन सी समिति थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। तो संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कोई भूल मत जाना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं संघीय, क्या? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें, जो लगातार 2 बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ, राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति। क्या? समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हाँ सुन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे आगे बात करते हैं तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। तो इसके कौन थे? तो इसके पढ़ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात समझ में आ गई यहाँ तक भी। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो इससे आगे हैं
मौलिक अधिकार उप समिति। देखिए यहां तो मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां कह रहा मौलिक अधिकार उप समिति, यहां समिति लेकिन यहां क्या उप समिति। तो मेरे भाई और बहनों ध्यान से पढ़ना, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक उप समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है अल्पसंख्यक उप समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, देखिए इसी तरीके से याद कर लीजिए। जैसे देखो मैंने आपको एक सांस में ये सारे लिखवा दिए, अगर आप ऐसा याद कर लो तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां, कौन कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष रहे थे, और क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज तथर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। समझ में आ गई ना? कोई पॉइंट छूटना ना चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो बैंक हो, मैं इतना डीपली लेकर चलूंगा कि कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली। तो अभी जिन्होंने नोट ना किया हो जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। नोट करके चलिए, चले फिर आगे। चले तो देखिए अब हेडिंग डाल लीजिए स्वतंत्र। हेडिंग डालिए स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल और कोष्टक में लिख लीजिए 1947। यानी जो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल रहा था, वो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल में किस पर कौन कौन से पद थे, किस पर कौन कौन से पद थे, अब हमें ये देखना होगा। और जो हम स्वतंत्र यानी देश आजाद हुआ था तो यानी 1947, तो 1947 में किस व्यक्ति को कौन कौन से पद दिए गए थे, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन पर कौन कौन से पद थे? तो देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और इनके रहे थे प्रधानमंत्री,
राष्ट्रमंडल और रहे थे विरोधी मामले और रहे थे वैज्ञानिक शोध। क्या? वैज्ञानिक शोध। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन से पद थे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विरोधी मामले और वैज्ञानिक शोध। इसके बाद आगे लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास कौन कौन से पद रहे थे? तो इनके पास गृह मंत्री, राज्य मंत्री यानी राज्य मामले, और गृह मंत्री, राज्य मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। बात समझ में? गृह मंत्री, राज्य मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इनसे आगे चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से पद रहे थे? तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, अगर मैं अंग्रेजी में बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एवं एग्रीकल्चर। फूड एवं एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके पास जो पद था वो थे शिक्षा मंत्री। क्या? शिक्षा मंत्री। अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं? एजुकेशन। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। और जॉन मथाई, इनके पास कौन सा पद था? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। चलिए इससे आगे। इसके बाद कौन थे? बलदेव सिंह। कौन? याद करते चलना, बराबर नोट डाउन तो कर ही रहे हो। बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह किस चीज के मंत्री थे? ये थे रक्षा मंत्री। क्या? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री को अगर हम डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कौन थे?
क्या हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विरोधी मामले वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, राज्य मामले सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री यानी फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। और जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। इस साइड लिखिए राजकुमारी अमृता कौर। कौन थे? इनसे आगे लिखना राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी स्वास्थ्य मंत्री। कौन? स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जिसको हम बोल सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद जगजीवन राम की बात करें अगर हम, जगजीवन राम कौन सा पद था? ये थे श्रम मंत्री। क्या? श्रम मंत्री। और अगर हम बात करें अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमसे तो रबड़ भी नाराज हो रही है, पल्ले नहीं पड़ रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से मंत्री थे? ये थे विधि मंत्री। कौन से मंत्री? विधि मंत्री। बात समझ में आ गई होगी सभी के। तो ये थे कुछ जिनों पर मंत्रालय थे यानी जो पद थे वो यही थे। ठीक है। देखिए फिर मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। बिल्कुल मैंने ऐसे करा दिया आपको कि अब आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है। बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी तैयारी कमजोर है। देखना यहां से मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। महत्वपूर्ण समितियां, कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति। देखना ध्यान दो, संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इनके कौन अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मौलिक राष्ट्रीय ध्वज तथट समिति, इनके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद हम मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इनके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति, तो इनके थे जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, इनके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये तो होगी कुछ समितियां। और जो 1947 का राष्ट्रमंडल था, तो अब उस राष्ट्रमंडल पर ध्यान देना। वो राष्ट्रमंडल में किस पर कौन कौन से मंत्रालय थे? ओहो, बोर्ड भी नाराज हो रहा।
लगता है ज्यादा बड़ी क्लास करा दी इसलिए बोर्ड में नाराज हो रहा भाई। तो क्लास को जल्दी समाप्त करते हैं। देखो यहाँ ये स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रमंडल 1947, यानी किन पर कौन कौन से पद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे, इन्हीं पर राष्ट्र देखिए आपने सब लिख लिए होंगे और मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। किन पर कौन कौन से पद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ऐसे ही याद करना, लिख तो आपने सबने लिया होगा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राज्य मामले थे यानी राष्ट्रमंडल, उसके बाद विरोधी मामले थे और उनके बाद वैज्ञानिक शोध थे। नंबर 2 मैंने आपको लिखवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के बाद उन पर दूसरा पद कौन सा था? राज्य मामले थे, और उनके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जो मैंने आपको लिखवाया था फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था जॉन मथाई। तो जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय थे। कौन सा? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था बलदेव सिंह। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। कौन से? रक्षा मंत्री थे। उसके बाद जगजीवन राम। जगजीवन राम पर थे, जगजीवन राम थे कौन? श्रम मंत्री। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे विधि मंत्री। उसके बाद अब कौन सा छूट गया? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर थी कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा याद होना चाहिए, कहीं भी कोई भी कैसी कुछ भी पूछने लग जाए तो आपके पास सेकंडों में उसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा भी करता हूं, बड़ी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।